वीडियो आ रहा है बराबर वीडियो। अबे तुम रिसेट करो उसको, आ गया होगा। अबे उसमें इंटरनेट है क्या तुम्हारे? बोले नहीं नहीं आ रहा यार, टाइम खराब हो जाता है। सर इससे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर दो। नहीं नहीं ये सही। उसके अंदर वीडियो कॉल चली गई। पता है हमारे वहाँ क्या करते थे? अभी आ रहा है क्या देखो? नहीं बोर्ड दिख रहा है कि नहीं तुमने बताओ। सर आप पढ़ाओ सब। छुट्टी चलो भागो फटाफट। दिव्यांशु अच्छा से क्लास करो। अभी आया क्या ऑडियो भी? चलो चलो। और जो लोग ये क्या इसमें अपना फोटो दिखा रहे हैं वो सम देखो, आपका फोटो देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं इधर है। कुछ लोग सोचे, कुछ लोग यहाँ भी स्कोप ढूंढ रहे हैं। बोले क्या पता कुछ हो जाए। मैं सब समझता हूँ बेटा, तुम क्या सोच रहे हो ना। कुछ लोग क्या है अपना अपना फोटो दिखा देते ना। कुछ लोग सोच रहे हैं यहाँ पे कुछ अपना बैठ जाएगा सर ना। अच्छा ये कह रहा है सर। नहीं 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 कोई बात नहीं, मजाक की बात थी वो। बराबर आ रहा है, देख लो यार एक बार। हाँ देख लो यार। हाँ हाँ सही आ रहा है, बराबर से आ रहा है। चलिए कंटिन्यू करते हैं प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत डिस्टर्बेंस हो गया प्लीज। फोटो बनाया सब लोगों ने? क्वेश्चन लिखे वर्क फॉर शिफ्टिंग प्लस क्यू, वर्क फॉर शिफ्टिंग प्लस कैपिटल क्यू फ्रॉम बी टू डी, फ्रॉम बी टू डी। बी से डी इसको लेके जा रहे हैं तो वर्क डन कितना होगा? अब शुरू करते हैं। फिर वही बात है, नीट में आया क्वेश्चन है, इसने बोला वर्क डन। कौन सा वर्क डन? एक्सटर्नल वर्क डन। एक्सटर्नल वर्क डन आप निकलना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे? प्लस क्यू टू बी शिफ्टेड एंड वी डी माइनस वी बी। यू नो वी फाइनल माइनस इनिशियल करने वाले बच्चे। यस फिर से आ जाइए, प्लस क्यू अपनी जगह है। यस वी डी यहाँ का पोटेंशियल आप देख रहे हैं। इस पूरे सवाल में 3 चार्जेस हैं, लेकिन जिसको शिफ्ट कर रहे हैं उसका पोटेंशियल लेना कि नहीं लेना? नहीं लेना। बोलिए यहाँ डी पे कौन पोटेंशियल मारेगा? सभी 3 या बाकी 2? बाकी 2, इसको भूल जाओ। यस ये कैपिटल सॉरी स्मॉल क्यू कितना मारेगा यहाँ पर? के क्यू बाय 3l। और ये माइनस क्यू मारेगा माइनस के क्यू बाय एल। क्या डी का नेट पोटेंशियल तैयार है? यस बी पर यहाँ का पोटेंशियल यस ये मारेगा के क्यू बाय एल और वो मारेगा माइनस के क्यू बाय एल। क्या मैंने सब तैयारी कर ली है? यस ये रहा पोजीशन डी का नेट पोटेंशियल, ये रहा पोजीशन बी का नेट पोटेंशियल। हो गया ना? शायद आप देख रहे होंगे तो कैंसिल हो ही रहा है, तो बच्चों का आंसर -2/3 ऑफ के क्यू क्यू बाय एल। अपने एग्जाम में जब एक क्वेश्चन था तो आंसर के में नहीं था, आंसर पाई एप्सिलॉन नॉट में था। क्या आगे बढ़ सकते हैं? चलिए बढ़िया। कितना आ रहा है? अपने एग्जाम में आंसर ये था, कंफर्म करें। के को आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दीजिए। अपने एग्जाम में आंसर था -QQ/6 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। ये आंसर था। ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है अच्छी बात है। आपने कौन सा वर्क निकाला इसमें? एक्सटर्नल वर्क। ओके वर्क डन कैसा है? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। बच्चों आपका आंसर नेगेटिव है कैलकुलेशन से, लेकिन दिमाग में कुछ ना कुछ फंडे होने चाहिए कि यार आंसर नेगेटिव बनता भी कि नहीं बनता। आप विचार करें मिलकर के। यस मिलकर के विचार करते हैं कि आंसर नेगेटिव आना भी चाहिए कि नहीं आना चाहिए। बोलिए। इस चार्ज को मैं इसको खराब कर रहा हूँ डायग्राम को।
हम लोग इस चार्ज को क्या कर रहे हैं, बी से डी ले जा रहे हैं ना, यस, ये तो शिफ्टेड हो गया। बोलिए बी की बात करें तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो हो रहा होगा, है ना, जीरो। और यहाँ का पोटेंशियल, ये नेगेटिव भेज रहा है वो पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, क्या यहाँ का पोटेंशियल नेगेटिव हो रहा होगा, मानते हो आप लोग? तो आई थिंक ये क्या हो गया, हाई पोटेंशियल, और ये क्या हो गया, लो पोटेंशियल। बोलिए पॉजिटिव चार्ज हाई से लो जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज हाई से लो जा रहा है, हमें ले जाना है कि अपने आप जाएगा? अपने आप जाएगा, लेकिन दौड़ के जाएगा, तो क्या हमें उसको संभालना है? यस यस यस, क्या हमें उसको थामना पड़ेगा, ब्रेक लगाना, थामना पड़ेगा। तो थामने के लिए मैं एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाऊंगा और पार्टिकल जा रहा उधर। बोलिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक तरफ की जस्ट अपोजिट, क्या आंसर मस्ट बी नेगेटिव? तो आंसर नेगेटिव है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो उल्टा चेक करो, या तो आपका लॉजिक सोचना कुछ कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, या कैलकुलेशन गड़बड़ है, दोनों को मैच करना चाहिए, गड़बड़ की आशंका नहीं रहेगी उसमें, हो जाएगा। ये भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ये प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज, इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। सेंटर पे पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, उसके चारों तरफ इस तरह का डायग्राम बना दीजिए। चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ हमने दिखा रखा है। लिखा है सबने? चलिए, और हमसे कहा जाए लिखें, क्वेश्चन लिखें, फाइंड वर्क, फाइंड वर्क फॉर शिफ्टिंग चार्ज स्मॉल क्यू, फॉर शिफ्टिंग चार्ज स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू ही लिखना है। फोटो में कहीं स्मॉल क्यू नहीं है ना, लेकिन स्मॉल क्यू ही लिखना है, छोटा क्यू, फोटो में तो कैपिटल क्यू है। यस, आ जाओ। यस, हमसे कह रहे हैं स्मॉल क्यू को एक बार ए से बी ले जा रहे हैं, एक बार ए से सी, एक बार ए से डी ले जा रहे हैं, वर्क डन शायद जीरो आ जाएगा। यस, कारण सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, ए से बी जाएंगे तो क्या लिखेंगे, क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए लिखेंगे। अगर आप ए से सी जाएंगे तो फिर क्या लिखेंगे, क्यू इंटू क्या वी सी माइनस वी ए लिखेंगे। अगर आप बी से, सॉरी, ए से डी जाएंगे तो लिखेंगे क्यू इंटू वी डी माइनस वी ए लिखेंगे। मानते हो इस बात को? यस। ओके, जब मैं इनके सॉल्यूशंस बनाऊंगा तो चार्ज तो है ही है, क्या मुझे पोटेंशियल चाहिए होंगे? यस। पोटेंशियल कौन प्रोवाइड करेगा, जो शिफ्ट हो रहा है वो, या बाकी लोग? बाकी लोग। और जो शिफ्ट हो रहा है उसको छोड़ दे तो बाकी लोगों में क्या एकमात्र चार्ज सेंटर वाला चार्ज है? एकमात्र चार्ज कौन है? सेंटर। और इस सेंटर वाले चार्ज की वजह से सब जगह पोटेंशियल अलग की सेम 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 सेम। तो हमें अपनी नॉलेज से पता है कि वी ए बराबर वी बी बराबर वी सी बराबर वी डी है। तो बोलिए क्या सभी आंसर जीरो आने वाले हैं? और वैसे भी आपने पढ़ा था इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को चलाने में वर्क डन क्या जीरो रहेगा? ऐसा वो वहां से ही बोल सकते हैं। आंसर आ गए, मुझे थोड़ा सा आपसे पूछना है अब, बोलूं मैं? यस। यार इसमें ए से बी का वक्रन तो आपने निकाल लिया, और ए से सी का वक्रन भी आपने निकाल लिया, क्या दोनों वक्रन बराबर है ना? है ना यार, लेकिन ए से बी का रास्ता छोटा है और ए से सी का रास्ता तो बड़ा है। हाँ हाँ, वेरी गुड, रास्ता छोटा है बड़ा है, फिर क्यों ऐसा? यस यस, हमें रास्ते से मतलब है कि नहीं है? हमें रास्ते से मतलब नहीं है, ये तो खास बात निकल के हमें रास्ते से मतलब नहीं है, केवल इनिशियल और फाइनल से मतलब है। और रास्ता छोटा हो कि रास्ता बड़ा हो, दोनों जगह इनिशियल पोटेंशियल सेम था, और दोनों बार फाइनल पोटेंशियल भी सेम था। छोटा रास्ता, बड़ा रास्ता, सीधा रास्ता, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, सब बकवास, काम की बात इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल। और वो चांस वाली बात हमने बना के देखा, आंसर जीरो आ रहा है, कर सकते हैं। ओके, इन्होंने नहीं पूछा, मुझे पूछना है। इसी फोटो में सी से डी जाएंगे तो वर्क डन कितना? वेरी गुड, बी से डी, आई थिंक कहीं भी जाते रहिए क्या वर्क डन जीरो ही आएगा? बिल्कुल सही बात है, इस तरह से हम लोग मैनेज कर सकते हैं, कर लेंगे। चलिए, तो ये था इसके बारे में। मैं इस तरह वर्क की बातें खत्म करता हूँ, फाइनली फिर से कंक्लूड करता हूँ मैं, ध्यान दीजिए। यस, अपनी बात चल रही थी कि मैंने कहा यार हमें कहानियां सुनाया जाएगा कि चार्ज यहाँ गया वहां गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। इसमें अक्सर दो तरह के वर्क पूछे जाते हैं, कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क और कभी कभी एक्सटर्नल वर्क। जैसा कहा जाए वैसा काम करना है, लेकिन अगर कहा ही नहीं जाए तो हमेशा एक्सटर्नल वर्क निकालना है, जैसा कि आपने बनाया है। एक्सटर्नल वर्क कभी पॉजिटिव भी आ सकते हैं और कभी नेगेटिव भी आ सकते हैं, और इवन जीरो भी आ सकते हैं। प्रॉपर्ली ईमानदार से कैलकुलेशन करिए, अपने आप जो भी आंसर आना होगा आ जाएगा। इन कहीं ना कहीं दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट रहना चाहिए कि पॉजिटिव आंसर आया तो क्यों आया है, नेगेटिव आया तो क्यों आया है। इस तरह के विचार करके आप अपने आप को, आंसर को मतलब वेरीफाई कर सकते हैं कि ठीक चल रहा होगा। ठीक है, चलिए चीजों को आगे बढ़ाते हैं, वक्त मैंने समझा दिया, अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी।
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, इसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैं इसको प्यार से कहूंगा कम। कौन है ये कम? यस, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। चलो ध्यान दीजिए, अभी हमारे पास और सवाल शुरू होने वाले हैं। इसमें हमसे क्या कहेंगे, प्लीज सुने। हमसे कहेंगे चार्ज यहाँ गया वहां गया, कहानियां सुना देगा, और उसके बाद हमसे चार्ज की स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में चर्चा की जाएगी। प्लीज सुन ले, अभी क्या चर्चा चल रही थी? वर्क डन बताइए। कभी कभी कहानी सुनाई, क्या बोलेगा? स्पीड बताइए, वेलोसिटी बताइए, काइनेटिक एनर्जी की चर्चा करेगा। तो अगर मुझे स्पीड, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी वगैरह मैनेज करना है तो मुझे किसको बुलाना पड़ेगा? कम को बुलाना पड़ेगा। मैं इसको मैनेज करूंगा तो अपने आप आंसर आ जाएगा। अब कम को मेरे कहने से नहीं बुलाना है आपको, इसकी कंडीशन है कि हम कम कब लगाते हैं। ध्यान दीजिए, हमारे सवाल में जो भी मूवमेंट अगर हो रहा है, चार्ज आ रहा है जा रहा है, वो मोमेंट में अगर हमारा कोई रोल नहीं है, शब्द पकड़ लेना, अभी तुमसे पूछूंगा सब। यस, कोई भी मोमेंट हो रहा है, चार्ज यहाँ गया वहां गया, अगर उस मोमेंट में एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल वर्क जीरो है तो वहां क्या अप्लाई कर सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरी शर्त क्या रही? शर्त यह है कि इफ एफ एक्सटर्नल जीरो है एंड डब्ल्यू एक्सटर्नल भी जीरो है। यस, अगर मुझे ऐसा लगा, जो सवाल की भाषा है उसको पढ़ के, उसको सुन के, अगर मुझे ये फील आया यार इस सवाल में मैंने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया है, यार इस सवाल में मैंने बाहर से कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं किया है, तो उस सवाल को प्रोसेस करने के लिए हम किसको बुलाएंगे? कम को बुलाएंगे। और कम क्या बोलता है कि सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। बोले तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का जोड़ कांस्टेंट रहेगा, होना भी चाहिए। बॉस, अगर कोई मूवमेंट जो है वो अपने आप हो रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, बाहर वाले का कोई रोल नहीं है, अगर किसी सिस्टम में मूवमेंट अपने आप हो रहा है तो क्या हो रहा होगा? अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी, यानी केई और पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिला के जोड़ कांस्टेंट रहेगा। दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन ये कब लगाना है? आंख बंद करके नहीं लगाना है। अभी सवालों में सब आप इसे डिसीजन लेंगे हम लोग। तो दैट इज के प्लस यू, दैट इज कांस्टेंट, एंड वी कैन से डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, दैट विल बी जीरो। इसको बोलते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आप सब जानते होंगे, मैकेनिक्स आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होता है तो सब पता है आपको। तो शुरू करते हैं इसके सवाल। चलिए, और जो सवाल हम करने जा रहे हैं उसमें मेरे कहने से आपको कम नहीं लगाना है, हम सबको समझ में आना चाहिए क्यों लगा रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। रेडी? चलिए सवाल लिखिए। जेईई मेंस के सवालों में शुरू करूंगा मैं। लिखें कि अ प्रोटॉन इज थ्रोन, प्रोटॉन इज थ्रोन, थ्रो करना, फेंकना, प्रोटॉन इज थ्रोन विद स्पीड v, with speed v, with speed v towards a nucleus, towards a nucleus of, towards a nucleus of atomic number z, atomic number z. Find closest distance of approach, find closest distance of approach. ये शब्द शायद आपने मॉडर्न में भी सुना होगा, ठीक है ना। चलिए आइए पहले मिलकर सीन बनाते हैं। बच्चों, जो क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है ना, ये क्वेश्चन जेईई मेंस के अंदर 3 बार अलग अलग स्टाइल से पूछा जा चुका है, 3 बार अलग अलग पैटर्न में। मैं तीनों पैटर्न बोलूंगा आपको, पहले सीन समझते हैं। मानिए बच्चों, कोई न्यूक्लियस रहा होगा जिसमें जेड एटॉमिक नंबर है, तो क्या उसके अंदर चार्ज कितना हो रहा होगा? क्या प्लस जेड ही हो रहा होगा? आपने इसकी तरफ क्या फेंक दिया? एक प्रोटॉन फेंक दिया। कहाँ से फेंका बताया नहीं आपने, तो फिर कहाँ से फेंका होगा? पास से या दूर से? दूर से। या तो आप बोलो कि 10 मीटर से फेंका कि 20 मीटर से, नहीं बोलेंगे तो कहाँ से फेंका? क्या इनफाइनाइट से? यस। तो मानिए कोई इनफाइनाइट जगह है, आप लोगों ने एक प्रोटॉन इसकी तरफ फेंक दिया, प्रोटॉन यानी कि प्लस ही। और हाँ, कोई चीज को फेंकते हैं तो क्या कुछ वेलोसिटी देना पड़ता है अपने को? ये देखो, यस, मुझे पेन फेंकना है तो क्या होगा? वेलोसिटी। तो बच्चे आपने कहा है कि एक न्यूक्लियस की तरफ आपने क्या कर दिया? एक प्रोटॉन को यूं करके यूं फेंक दिया विद स्पीड v, फेंक दिया। और आपने पूछा कि इसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बताइए। पहले तो कौन से पकड़ते हैं। मान लीजिए मैंने उसकी स्पीड देखी, बोला जाओ उसको जाके टच कर। अब जब इधर आ रहा है तो वो भी प्लस और ये भी प्लस, तो बोली क्या रिपेल होगा? हाँ, एक्सीलरेट की रिटार्ड होगा, रिटार्ड होगा। और रिटार्ड होगा तो स्पीड अप या डाउन, डाउन 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 डाउन। मान लीजिए स्पीड 5 देके मारा था तो 5
4 3 2 1 0। जब तक स्पीड आगे आता रहेगा बॉस, कहीं ना कहीं रास्ते में स्पीड जीरो हो जाएगी ना। यस, मान लीजिए यहाँ पे आके स्पीड बिल्कुल जीरो हो गई है, तो बताइए और आगे आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। ये जो सेपरेशन है आर, इसको बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। शायद नाम को रिलेट कर पा रहे होंगे आप, है ना, कि ये उसको टच तो नहीं कर पाया, लेकिन उसके अधिक से अधिक कितना नजदीक आ पाया, दैट इज आर। अधिक से अधिक कितना नजदीक आ पाया, दैट इज आर। इसको हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ठीक है, फोटो बनाइए। अब इसको प्रोसेस करने के लिए हमें देखना है कि क्या लगाएं, क्यों लगाएं, उस पर विचार करते हैं मिल करके। सबसे पहले तो आप देखिए कि मुझे उस पार्टिकल के बारे में क्लोजेस्ट निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल केस को आप समझिए। इस केस में एक्सटर्नल वर्क डन जीरो की नॉन जीरो? जीरो। वेरी गुड, जीरो है। पता है इसमें गलतफहमी कैसे हो जाती है, बताता हूँ आप लोगों को। गलतफहमी कैसे हो जाती है? ऐसा लग रहा है ना कि आप फेंक रहे हो ना इसको, तो बोले आप फेंक रहे हो यानी बाहर से अपन लोग फेंक रहे हैं इसको, तो ऐसा लगता है एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और एक्सटर्नल वर्क होना चाहिए। इस केस में भी एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा है। इसका कारण समझ लीजिए आप लोग। आप वर्क डन पढ़ते हैं ना, वर्क डन क्या लिखते हो यार? एफ डॉट डी लिखते हो ना, एफ डी कोस थीटा। इसमें डी तो डिस्प्लेसमेंट है, एफ क्या है? फोर्स है ना। कौन सा फोर्स है? इनिशियल फोर्स या ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट? ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है, क्या उसी को एफ मानते हो ना आप? यस। हाँ, ध्यान देखना, मैंने अगर इस पार्टिकल को यूं फेंका होगा, अगर मान लीजिए मैं पेन को फेंकता हूं, तो इस पेन का मूवमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट शुरू ही कब होगा? जब ये पेन मेरे हाथ से डिटेच हो जाएगा। और बहुत, जब पेन मेरे हाथ से डिटेच हो चुका है तो बोलो इस पे एक्सटर्नल फोर्स है कि नहीं है? नहीं है। मैं स्वीकार कर रहा हूं कि इनिशियली मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी दिया है, लेकिन जब तक पेन मेरे हाथ में है, बोलिए इसका डिस्प्लेसमेंट शुरू हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। आई थिंक जब पेन मेरे हाथ से अलग हो गया, क्या तब जाके डिस्प्लेसमेंट शुरू हुआ है? तो ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट, ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम दिस इनफाइनाइट पोजीशन टू आर पोजीशन, ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट एक्सटर्नल फोर्स लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा। तो ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। मैं मान रहा हूं कि इनिशियली मैंने उसको वेलोसिटी दिया है, लेकिन ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। तो बोलिए ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट एक्सटर्नल वर्क है कि नहीं है? नहीं है। और अगर एक्सटर्नल वर्क नहीं है, क्या मुझे कम को बुलाना चाहिए? यस। तो ये समझ में मुझे आता है कि एक्सटर्नल वर्क कितना है? जीरो है। इसलिए हम किसको बुला रहे हैं? कम को। और कम ने मुझे क्या बोला है कि दोनों मेंबर्स के बीच में कितना भी ज्यादा या कितना भी कम सेपरेशन हो जाए, के प्लस विल बी कांस्टेंट। दोनों मेंबर में इनफाइनाइट सेपरेशन हो, 10 मीटर हो, 2 मीटर हो, 5 मीटर हो, वट एवर इज द सेपरेशन, के प्लस यू विल बी कांस्टेंट। एंड के प्लस विल बी कांस्टेंट मतलब क्या हो गया? के प्लस यू एट इनफाइनाइट, दैट शुड बी इक्वल टू के प्लस यू एट। क्या आर ये होना चाहिए? क्योंकि दो सीन मेरे पास कौन से हैं? एक तो इनफाइनाइट वाला और एक कौन सा? आर वाला। यानी कि जब दोनों मेंबर इनफाइनाइट पे थे आपस में, तब k प्लस यू दैट शुड बी इक्वल टू k प्लस यू एट। आर सेपरेशन दैट शुड बी इक्वल टू k प्लस यू एट। 1 मीटर सेपरेशन दैट शुड बी k प्लस यू एट। 5 मीटर, वट एवर सेपरेशन, k प्लस यू विल बी कांस्टेंट। इसको प्रोसेस कर लेते हैं हम लोग, आइए। यस, इनफाइनाइट पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? जीरो। हाँ जी, आर पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है? जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी के क्यू क्यू अपॉन दूरियां। तो क्या यहां से मैं आर का आंसर ले सकते हैं ना? 2kz स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। मैंने इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया, लगा तो दिया, लेकिन आपको समझ में आ रहा है क्यों लगाया मैंने? क्या हमें कम लगाने का अधिकार था? क्या वाकई में एक्सटर्नल वर्क हो रहा था कि नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है। इस पर्टिकुलर सवाल में गलतफहमी आ जाती, बोले सर अपन ही तो फेंक रहे हैं इसको, तो ऐसा लगता है एक्सटर्नल वर्क हो रहा होगा। नहीं हो रहा है, अच्छे से सोच लो। एक्सटर्नल वर्क नहीं, तो मैंने कम लगाया और आंसर आ गया। ध्यान दीजिए, ये सवाल जेई में 3 तरह से कैसे कैसे पूछा जा चुका है। एक बार तो बोला गया कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का एक्सप्रेशन लाइए, तो मेरा आंसर ये हो गया। एक बार सेम कहानी सुनाई गई और बोला गया कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस का मास ऑफ पार्टिकल के साथ क्या रिलेशन है। यस, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की इनवर्स? इनवर्स। यानी क्या था हमारा आंसर? आर प्रोपोर्शनल टू 1/m। जेईमेन में दूसरा क्वेश्चन ये। एक बार सवाल पूछा गया कि जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है उसका स्पीड के साथ क्या रिलेशन है। क्या आप देख रहे हैं? इनवर्स या 1/v स्क्वायर? 1/v स्क्वायर, वो भी हमें दिख रहा होगा। ये तीनों क्वेश्चन जेईमेन में, मतलब कहानी एक ही है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग अलग रहा है। 3 बार अगर उधर आ सकता है तो अपने आप ही कभी ना कभी रिपीट हो सकता है कोई भी एक। और हाँ, ये जो तीसरा क्वेश्चन था ना, वो ऐसे नहीं पूछा था कि आर और वी में क्या रिलेशन है। वो कैसे पूछा था कि वी से फेंका तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस वाज आर, बोले डबल वी से फेंकते तो आर, r/2, r/4।
हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, r/4। 3v से फेंकते तो 10v से फेंकते तो 5v से फेंकते तो r/25। अरे एक बार रिलेशन आया ना, फिर आप बोलते जाइए। तो अपने एग्जाम में था कि इफ v डैश इज 2v, तो फिर मेरा आंसर क्या, r डैश इज r/4। ये मेरा आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी मैं जेई का ले रहा हूँ। बढ़े आगे, ये समझ में आया क्या? कोई क्रॉस क्वेश्चन है किसी का इसमें? चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कैपिटल क्यू चार्ज 1 मिली कूलम, और ये फिक्स है। फिक्स मतलब अपनी जगह से हिलेगा नहीं है। इससे 1 मीटर दूर पे ये कोई स्मॉल क्यू चार्ज 1 माइक्रो कूलम, मास इसका 2 ग्राम। कैपिटल क्यू 1 मिली कूलम है बच्चे, स्मॉल क्यू 1 माइक्रो कूलम है, ध्यान दें, और उसका मास है 2 ग्राम, ठीक है। और हाँ, इधर आप फोटो, मैं अभी कुछ फोटो बनाऊंगा, नीचे लिखेंगे आप, वहां मत लिखना साइड में, वहां कुछ फोटो बनाऊंगा, प्लीज नीचे लिखें कि इफ स्मॉल क्यू इज रिलीज्ड। अबे मैं कह रहा हूँ उधर मत लिखना घनश्याम, अबे तेरी तो ऐसी की तैसी। अबे मुझे वहां कुछ और बताना है फोटो में भी। अच्छा ठीक है। मैं बोल रहा इधर मत लिखना, इधर ही लिखता है तेरी तो। चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इफ स्मॉल क्यू इज रिलीज्ड, then find its speed, find its speed when separation is 10 मीटर, when separation is 10 मीटर, 10 मीटर। अब देखो एक क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं इसमें आपसे बहुत सारी बातें करूंगा, आंसर तो मैं लाऊंगा ही, दुनिया भर की बातें करूंगा, क्योंकि मैंने सुना है आपका मैकेनिक स्ट्रांग है। चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ जी, सवाल को पहचाने पहले तो, दोनों प्लस प्लस हैं, आंसर की बात बाद में करेंगे। दोनों प्लस प्लस का रिपल्शन चल रहा होगा, यस। अब एग्जाम लिख रहा है तो फिक्स है, और इसको रिलीज कर दिया है। अब इसको रिलीज कर तो बैठेगा कि भागेगा, भागेगा, और ये भागेगा कि बैठा रहेगा, बैठा रहेगा। ये वाला बैठा रहेगा, और ये क्या हो रहा है, क्या बैठेगा कि भागेगा, भागेगा। अब जरा सोचिए, अगर ये भागेगा तो दूरियां 1 मीटर से बढ़ेंगी, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर। क्या दूरियां लगातार ज्यादा ज्यादा होती जाएंगी? यस। क्या बीच में कोई ऐसा पल आएगा जब दूरी ठीक 10 मीटर हो रही होगी? तो वहां ये रुकेगा कि भागे ही जाएगा? भागे ही जाएगा। तो उस 10 मीटर सेपरेशन पर इसकी स्पीड क्या होगी, ये सवाल पूछा गया है। ओके, यानी कि जब दूरियां 10 मीटर होंगी तब इस पार्टिकल क्यू की स्पीड क्या होगी, क्या ये सवाल पूछा है? जब दूरियां 10 मीटर होगी तब इसकी स्पीड क्या होगी, ये सवाल पूछा है, ठीक है। ओके, ये तो हो गया सवाल की डिमांड क्या है। अब सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे समझा दीजिए, ये स्मॉल क्यू पार्टिकल क्यों भाग रहा है, हमारे कहने से या अपने आप? बोलो, इस केस में एक्सल फोर्स या एक्सल वर्क है कि नहीं है? हमारा कोई रोल है कि नहीं है? नहीं है। और अगर एक्सल वर्क नहीं है, क्या मैं कम को बुला दूं? यस। और कम ने क्या बोला कि दोनों में कितना भी कम ज्यादा सेपरेशन हो जाए, क्या के प्लस यू विल बी कांस्टेंट? यस। और के प्लस यू कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? के प्लस यू एट 1 मीटर, दैट शुड बी के प्लस यू एट एनी सेपरेशन, इज इट 10 मीटर? यस। मेरे पास दो केस कौन से हैं, 1 मीटर वाले और 10 मीटर वाले। क्या मुझे के प्लस यू कांस्टेंट लगाने का अधिकार है? यस। हमें पता लग रहा है इस केस में एक्सटर्नल फोर्स हमने नहीं लगाया, एक्सटर्नल वर्क भी नहीं है, जो भी हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से हो रहा है, अपना कोई रोल नहीं है। अब इसको प्रोसेस करते हैं। आइए, 1 मीटर पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी के क्यू क्यू अपॉन दूरियां, चार्ज की वैल्यू बाद में लास्ट में डाल देंगे, थोड़ा इजी रहेगा, के क्यू क्यू अपॉन दूरियां। हो गया इधर का हिसाब, चलिए उधर चलिए। हाँ जी, वहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी के क्यू क्यू अपॉन दूरियां, क्या 10? ये हो गया। मुझे तो v निकालना है ना, जरा सोचिए, इसको और इसको अगर मैनेज कर लें, ये हो रहा है 9/10 के क्यू क्यू बराबर हाफ mv²। तो आप देखिए यहाँ से v² हो रहा है 9/5 ऑफ के क्यू क्यू बाय एम, ये आ रहा है। अब हमें यहाँ पर वैल्यूज प्लेस करनी चाहिए, और वैल्यू प्लेस करके हम यहाँ से आंसर ला सकते हैं। प्लीज ट्राई करें। बिल्कुल एग्जैक्ट 90 आ जाएगा, बहुत अच्छा। इसमें कैलकुलेशन ऐसा है ना, कष्ट भी नहीं हो रहा हम लोगों को। देखो ये तो था ही ना, के का वैल्यू मैंने डाल दिया। ओके, कैपिटल क्यू कितना है, कैपिटल क्यू कितना है बे? 1 या 1 मिली? मेक श्योर जब भी मिली, जहां भी मिली, 10⁻³ छोड़ना नहीं है। यस। अरे अबे आंसर गलत हो जाएगा वैसे तो। जब भी मिली, जहां भी मिली, जितनी बार मिली, 10⁻³ माइक्रो में क्या करना है, 10⁻⁻6। मास कितना है भाई, 2 ग्राम। आप तो केजी खेलते हो। अब इसको सॉल्व करके देख लें, ये कट जाएगा इधर से, ये हो गया 8 1 10 और 3, 8 1 0 जो रहते हैं हम चकाचक, कोई कष्ट नहीं है।
डेटा भी ऐसे दिए हैं कि कोई कष्ट नहीं हो रहा, एकदम आसानी से। वी स्क्वायर आ गया 8100 भाई साहब, तो v इज गोइंग टू बी 90 मीटर पर सेकेंड। ये तो आया आंसर। अब कुछ बातें करेंगे हम लोग, जरा देखते हैं कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बातचीत। आंसर ले लो। कितना आंसर आ गया हमारा? 90 मीटर पर सेकेंड। आगे सबका आंसर। चलिए अब ध्यान दीजिए, हमने सवाल कहा था कि पार्टिकल जब भाग रहा है तो बोलिए वहां पे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? आपने बोला 90 मीटर पर सेकेंड। अब आपको दिमाग में ये भी आना चाहिए, हमने क्या लगाया यहाँ पे? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया है। किसी किसी बच्चे के दिमाग में बुरा विचार आ सकता है कि यार मुझे तो इक्वेशन ऑफ मोशन आता है, मैं तो वहां से कर लूंगा क्योंकि स्पीड तो निकालनी है। आप वहां से नहीं कर पाएंगे, बिकॉज रास्ते भर में दूरियां सेम की अलग अलग अलग, तो फोर्स भी अलग अलग अलग, एक्सेलरेशन भी अलग अलग अलग। तो बताइए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने का अधिकार, इसीलिए तो हम लोग क्या लगा रहे हैं यहाँ पे? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से जुगाड़ कर रहे हैं। एक बात, चलिए जो पूछा जाए उसका जवाब होना चाहिए। आंसर आ चुका है, यस। ये पार्टिकल दूर जा रहा है, बोलिए दूरियां वही है कि बढ़ रही है? दूरियां बढ़ रही है तो फोर्स, हाँ फोर्स बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? फोर्स कम कम कम, एक्सीलरेशन भी कम कम कम, तो बोलिए पार्टिकल एक्सीलरेट हो रहा है कि रिटार्ड हो रहा है? तुम्हारी ऐसी की तैसी, सोच लो बे। पार्टिकल एक्सीलरेट हो रहा है कि रिटार्ड हो रहा है? एक्सीलरेट हो रहा है नालायक को, बस एक्सीलरेशन की वैल्यू कम हो रही है। फिर सुन लो, फिर सुन लो, फिर सुन लो, ये लो। पार्टिकल दूर जा रहा है, क्या दूरियां बढ़ रही हैं? क्या फोर्स कम हो रहा है? एक्सीलरेशन कम हो रहा है। एक्सीलरेशन कम हो रहा है बच्चे, लेकिन एक्सीलरेशन तो है ना। मान लो पहले एक्सीलरेशन 10 था, फिर 8 रह गया, फिर 5 रह गया। एक्सीलरेशन इज नॉट वेलोसिटी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो पहले जब एक्सीलरेशन 10 था तो आपकी वेलोसिटी 10 की रेट से बढ़ती थी। मान लो एक्सीलरेशन 8 रह गया तो आपकी वेलोसिटी 8 की रेट से बढ़ रही है। एक्सीलरेशन 5 रह गया, कोई बात नहीं, तेरी वेलोसिटी 5 की रेट से बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रही है ना भाई, तेरी वेलोसिटी बढ़ रही है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? पार्टिकल एक्सीलरेट हो रहा है कि रिटार्ड हो रहा है? एक्सीलरेट हो रहा है। फिर शुरू करें। यस आइए, पार्टिकल दूर जा रहा है, यस ये दूरियां बढ़ रही हैं। फोर्स कम कम कम, एक्सीलरेशन कम कम कम, स्पीड ज्यादा ज्यादा ज्यादा। पार्टिकल एक्सीलरेट हो रहा है कि रिटार्ड हो रहा है? पार्टिकल एक्सीलरेट हो रहा है। और अगर आपने मान ही लिया है कि पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है, एक्सीलरेशन लग रहा है, तो जब तक पार्टिकल पे फोर्स लगता रहेगा, एक्सीलरेशन लगता रहेगा, यानी उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। मुझे लगता है फोर्स की वैल्यू कम जरूर हो रही है, लेकिन फोर्स लगे जा रहा है। फोर्स लगना कब बंद होगा? जब सेपरेशन इनफाइनाइट हो जाएगा। तो क्या कहूं मैं आपसे, क्या रास्ते पर फोर्स लगेगा? यस फील करो, मुझे बहुत सारी बात करनी है। रास्ते पर फोर्स लगेगा, क्या रास्ते पर एक्सीलरेशन लगेगा? वैल्यू छोड़ दो, लेकिन रास्ते पर फोर्स है और रास्ते भर एक्सेलरेशन है, क्या रास्ते पर स्पीड बढ़ती रहेगी? तो भाई साहब पूरे रास्ते में आपकी स्पीड बढ़ती ही रहेगी, तो बढ़ते बढ़ते स्पीड का बढ़ना कब बंद होगा? क्या इनफाइनाइट पे? इनफाइनाइट पे फोर्स जब जीरो हो जाएगा, तो इनफाइनाइट पे जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, क्या तब जाके आपकी स्पीड का बढ़ना बंद होगा? तो इसका मतलब रास्ते भर में स्पीड बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही, और इनफाइनाइट पे अब स्पीड बढ़ना बंद हो गया। तो बोलिए मैक्सिमम स्पीड कहां पे आएगी, रास्ते में कि इनफाइनाइट पे? दैट फाइनल मैक्सिमम स्पीड इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। कोई भी पार्टिकल दौड़ते दौड़ते जब कोई फाइनल बेस्ट वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है, फाइनल बेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है, तो उसको टेक्निकली क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। तो मुझे समझा दीजिए, स्मॉल क्यू को मैंने रिलीज किया है, बेस्ट वेलोसिटी कहां मिलेगी, रास्ते में कि इनफाइनाइट पे? इनफाइनाइट पे मिलेगी। टर्मिनल वेलोसिटी या मैक्सिमम वेलोसिटी कहां मिलेगी? इनफाइनाइट पे। मुझे और गाइड करिए। 10 मीटर पे स्पीड थी 90 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पे स्पीड क्या रही होगी? इससे कम किससे ज्यादा? इससे कम। 12 मीटर पे, 15 मीटर पे, खेल समझ में आ गया आप लोगों को? जितना आगे जा रहे हैं भाई साहब, फोर्स लग रहा है यार आप पे, एक्सेलरेशन लग रहा है, तो आपकी स्पीड लगातार बढ़ रही है। 15 मीटर पे स्पीड ज्यादा, 20 मीटर पे और ज्यादा, 25 मीटर और ज्यादा। बेस्ट स्पीड कहाँ मिलने वाली है? इनफाइनाइट पे मिलने वाली है। तो अगर मैं चाहूं तो इसी में ऐड कर रहा हूँ। जेई मेन में सिर्फ इतना ही पूछा था, मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट हो गया एक तरह से, ठीक है। यस मैंने कहा कि वी मैक्स लाइए, क्या पूछा मैंने आपसे? यस वही सीन है, स्मॉल क्यू को रिलीज किया, मैंने क्या बोला इस बार? वी मैक्स लाइए। समझ में आया? वी मैक्स कहाँ ढूंढूं मैं इसको? कहाँ मिलेगा वी मैक्स, रास्ते में कि इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। तो इस बार हम कहाँ खेलने वाले हैं? के प्लस यू एट 1 मीटर, दैट शुड बी के प्लस यू एट इनफाइनाइट। क्या इस बार मुझे कहाँ खेलना चाहिए? इनफाइनाइट पे। चलो काम शुरू कर दो। 1 मीटर का मामला 0, के क्यू क्यू अपॉन दूरियां, हाँ जी वहां पे हाफ एम, क्या वी मैक्स स्क्वायर। और भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी वहां पे? तो 0 हो जाएगी। क्या हम लोग यहाँ से वी मैक्स मैनेज कर लें? यू आर गेटिंग 2 k q अपॉन एम, ऐसा आ जाएगा ना? वैल्यू निकाल के देखें, हाँ √2 की वैल्यू रखें उसमें, जो भी है प्लीज। इसमें वैल्यू लगा के देखो आप एग्जैक्टली, इसमें आप वैल्यू लगा के देखो, एकदम आ रहा है 94.5 समथिंग आएगा। बिल्कुल जो आपका ना 30 √10 कुछ आ रहा होगा आपका, कोई बात नहीं, उसको एग्जैक्ट सोल्व करके देख लो ईमानदारी से, या भी डायरेक्ट लिख लो 94 पॉइंट समथिंग आ रहा है।
94 पॉइंट समथिंग, रफ रफ बात कर रहे हैं अपन, 94 95 के बीच में आ रहा है। मैंने जानबूझ के लिखा है, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। एक बार लिख लीजिए, इसको सॉल्व करके देख लीजिए आप लोग, और आपको आ रहा है लगभग 94 पॉइंट समथिंग। मैंने रफली 0.5 लिख दिया, रफली। अब देखते हैं, बोलूं मैं? चलिए तो आप देखो कितनी अच्छी बातें इसके अंदर हो रही है। सवालों को फील करना बहुत जरूरी है, आंसर आंसर आते रहेंगे भाई साहब। इसमें देखो 10 मीटर पे आपको कितनी स्पीड मिल गई थी? 0 से 90। 10 मीटर चलने पे आपकी स्पीड कितनी हो गई थी? 0 से 90। और उसके बाद जब इनफाइनाइट पे गए तब जाके स्पीड कितनी सी बढ़ी है? 4, 4.5, 5 बढ़ी है। तो आप कुछ फील आ रहा है? शुरू के 10 मिनट में स्पीड तेजी से बढ़ रही थी शायद, और जितना आगे जा रहे स्पीड थोड़ा और स्लो बढ़ रही, बढ़ तो रही लेकिन और स्लो। तभी तो देखो ना, अबे 90 स्पीड तुम 10 मीटर में पहुंच गए, और 10 मीटर के बाद जब इनफाइनाइट तक गए तब स्पीड कितनी बढ़ी आपकी? केवल 4-5 बढ़ी। यानी बढ़ तो रही लेकिन स्लोली, फास्ट फास्ट की स्लोली स्लोली। क्या वही बात हो रही जो अभी हम बात कर रहे थे? यस। तो ध्यान दीजिए, इन सवालों को पूछने के हमारे बहुत सारे अंदाज हो सकते हैं। और सुनिए, हम आपको एक केस देंगे, बोले ये कहानी सुनाएंगे, ठीक है? बोलूंगा स्मॉल क्यू को रिलीज कर दिया है, it cannot acquire which of the velocity it cannot acquire, which of the velocity it cannot acquire। और जानबूझ के 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन तो इससे नीचे के डाल दूंगा और 1 ऑप्शन इससे ऊपर का। तो बच्चा जब ये जान लेगा कि पहले, तो बच्चा क्या करेगा कि कौन सी वेलोसिटी नहीं मिलेगी, तो पहले ये पता करो कि यार ये बेस्ट वेलोसिटी कौन सी पकड़ सकता है। तो बच्चे कहाँ खेलेंगे? रास्ते में कि इनफाइनाइट पे? हाँ, रास्ते में नहीं खेलना है, कहाँ खेलना है? इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे खेल के पहले बच्चे ने जान लिया कि भाई साहब इसको बेस्ट वेलोसिटी क्या मिलने वाली है? 95 बोल रहे हो क्या? तो बच्चे ने जैसे जाना है कि इसको बेस्ट वेलोसिटी क्या मिलेगी? 95। तो वह ये बेस्ट है, तो इससे ऊपर तो नहीं मिलेगी, क्या इसके नीचे वाली सब मिल जाएंगी? यस। तो नहीं पूछता ये सब सवाल, नहीं पूछता सब वैल्यू। मैं तो ये पूछूंगा, ये कहानी है विच वेलोसिटी कैन नॉट एक्वायर, कौन सी पार्टिकल कौन सी वेलोसिटी नहीं ले पाएगा। तो बोलो इससे ऊपर जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, ये कतई नहीं जा पाएगा। आपने बोला ना मैक्सिमम वेलोसिटी है, इससे ऊपर जाना कि कतई नहीं जाना? कतई नहीं जाना है। समझ में आया है? चलिए नया क्वेश्चन। मैकेनिक्स तो आपका स्ट्रॉन्ग है। क्या हो गया ये? यस। क्या पूरी पोटेंशियल एनर्जी क्या काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है? यस, फील करो, पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। आइए, क्या पूरी पोटेंशियल एनर्जी कुछ काइनेटिक एनर्जी और कुछ पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई है? शब्दों का हेर फेर है भाई साहब। पूरी काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पूरी पोटेंशियल एनर्जी, पूरी पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं हुई है। थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी और थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी। इस केस में पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। पता लग रहा है सबको? कर पा रहे हैं आप लोग? अभी जो न्यूक्लियस वाला सवाल किया था, ये क्या पूरी काइनेटिक एनर्जी क्या पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है? बोलिए, जब न्यूक्लियस के पास आ रहा था प्रोटॉन, तो बोलिए काइनेटिक एनर्जी कम कम कम, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा ज्यादा ज्यादा। तो मैं तो रास्ते की बात करूंगा, मैं बोलूंगा जब ये आ रहा है तो क्या हो रहा है? 4 ऑप्शन दूंगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों कम हो रहे हैं। क्या विचार कर पाएंगे? आते दौरान दिमाग में आने, आते दौरान रिपल्शन यानी काइनेटिक एनर्जी कम कम कम, लेकिन बदले में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि क्या हो रहा है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अगला क्वेश्चन। साइड एक्स कैपिटल क्यू, इधर जगह रखना, इधर मैं कुछ फोटो बनाऊंगा और हाँ हाँ, और नीचे लिखो कि इफ चार्जेस आर रिलेटेड, if charges are related, release, ऐसा लिखो, charges are released, if charges are released then find speed of each charge, find speed of each charge when separation is just double, when separation is just double, separation is just double। अब सुने फिर से, मेरे ख्याल से भाषा पे गौर करना चाहिए। यस, क्या बोल रहे हो आप लोग? इनको रिलीज किया, मुझे बताइए, रिलीज करेंगे तो पार्टिकल बैठे रहेंगे कि भागेंगे? भागेंगे। क्या सब पे रिपल्शन लग रहा होगा? कॉमन सेंस जानते शायद इस पे फोर्स यूं लग रहा है, शायद यूं और यूं। तो बोलो हमारे छोड़ते ही बैठेंगे कि भागेंगे? भागेंगे। वो शायद इमेजिन कर पा रहे हैं क्या? क्या ट्राइंगल बड़ा होता जाएगा? इमेजिन कर पा रहे हैं? ट्राइंगल का साइड अभी एक्स है ना, एक्स की बजाय 2x हो जाएगा, 3, क्योंकि सब इसी तरह ट्राइंगल वाले पोजीशन में भागेंगे। तो ट्राइंगल का साइड 2x 3x 4x लगातार होता जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि क्या कभी कोई पल ऐसा आएगा जब दूरियां 2x होंगी? डू नो पल? ऑब्वियसली सब दूर भाग रहे हैं तो दूरियां 2x भी होंगी, 3x भी होंगी, 10x भी होंगी, लेकिन कोई पल ऐसा भी तो होगा जब दूरियां 2x होंगी।
जीरो दूरियां की बात कर रहा है साला। ये भाई ये साला देखो, ये अलग ही भाई साहब है, ये अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं भाई साहब। साला अबे सारे प्लस प्लस हैं, जीरो दूरियां हो सकती है क्या? हाँ सारे प्लस हैं बे, जीरो दूरियां कैसे होगी? साला देखो सारे प्लस हैं भैया, कि मतलब थोड़ा संभालो अपने आप को, ऐसे क्या है? प्लस और माइनस में दूरियां जीरो होने का चांस बनता है, सारे प्लस हैं बे। मतलब मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लिख दो आप तो लिख। हाँ मुझे लगता है देश बदल रहा है। हाँ? नहीं नहीं कुछ नहीं, आप तो ये लिखो बस। तो क्या रहा हम लोग जब सेपरेशन 2x होगा तो मेरे की स्पीड चाहिए। मुझे बताइए इस पूरी कहानी में पार्टिकल्स के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल वर्क है कि नहीं? हाँ शाबाश, एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल वर्क है कि नहीं है? हम इनको भगा रहे हैं कि अपने आप भाग रहे हैं अपने आप। और बहुत एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल वर्क नहीं है, तो क्या मैं कम को बुला लूं? बुलाओ कम को। यस, k प्लस यू 8 x दूरियां एंड k प्लस यू 8 2x दूरियां। दूरियां कुछ भी रहे, मैकेनिकल ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी तो होगा। हाँ चलिए, तो आइए एक्स पे क्या लिखना है, काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 3kq² बाय एक्स। चलो उधर चलो, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² तो एक पार्टिकल की होगी, और आगे बाद तीन पार्टिकल के 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हो गई है, पता लग रहा है। और पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के, हाँ 3 3 kq² बाय 2x, ये हो जाएगा। हमें तो क्या बनाना है, वी बनाना है, चलो मैनेज कर लो इसको। 3/2 kq² बाय एक्स तो ये है, और 3/2 और ये हो गया mv²। हमें वी कैलकुलेट करना है, कर लीजिए वी के बारे में। मेरे ख्याल से वी आ रहा है q² kq² अपॉन क्या mx का रूट, ये आ रहा है ना, चेक कर लेना भाई। q² सही है ना? ओके। अब एग्जाम में, अपने एग्जाम में जब क्वेश्चन था तो एग्जाम में जो आंसर था पाई और एप्सिलॉन नोट में था, क्या बढ़ जाए एक कदम आगे? वी बराबर, अपने एग्जाम में ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन ये था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mx। बोली क्या ये आ जाना चाहिए? क्यू को तो छतरी से बाहर ले लिया, q² ना, तो छतरी के बाहर ले लिया तो हिसाब कर लिया। एक चार से नहीं करना, क्योंकि पूरी पोटेंशियल एनर्जी किसकी चेंज, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज किसका हो रहा है, एक पार्टिकल की, सबका सबका। काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज किसका हो रहा है, एक का कि सबका सबका, तो पूरा काम किसके लिए हो रहा है, सिस्टम के लिए हो रहा है। आ जाएगा बच्चा, आंसर आ जाएगा। क्या इसमें हमें कम लगाना चाहिए था? क्या इसका आंसर ये आना चाहिए था? यस। मुझे बता दीजिए कि 2x पर हर एक की स्पीड ये है, 3x सेपरेशन पे हर एक की स्पीड इससे हाँ कम होगी कि ज्यादा, और 4x पे और ज्यादा। अगर मैं इस सवाल में डिमांड करता कि मैक्सिमम स्पीड चाहिए तो कहाँ खेलते, इनफाइनाइट पे खेलते। फिर आप क्या लिखते, k प्लस यू एक्स बराबर k प्लस यू इनफाइनाइट, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कि मैक्सिमम स्पीड कहाँ मिलती है, इसको इनफाइनाइट में मिलती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नीट का ही है। लिखे कि टू पार्टिकल्स ये लिख देना डिटेल, m प्लस क्यू और m और प्लस 4q are passed through same PD, passed through same PD, PD मतलब potential difference, passed through same PD, then ratio of kinetic energy, ratio of kinetic energy। सबसे पहले बात तो सवाल को फिल करें, सवाल क्या है। ये दोनों पार्टिकल शुरू में रेस्ट में, बच्चे रेस्ट में, और आप इनको पीडी से गुजार रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पीडी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एक तरह से, पीडी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों अगर इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे इनको रख देंगे तो बोलो क्या इनके ऊपर फोर्स लगेगा? फोर्स लगेगा तो बैठेंगे कि चलेंगे? चलेंगे। क्या स्पीड गेन करेंगे? और स्पीड गेन करने का काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। स्पीड गेन करके मतलब काइनेटिक एनर्जी गेन करें। तो आपने मुझे पूछा है कि इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी उसका रेशियो बताइए। क्या मुझे बताइए, इनका जो चलना वलना हो रहा है वो हमारे कहने से हो रहा है कि पीडी की वजह से? पीडी की वजह से। तो बोलो इस केस में एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल वर्क है या नहीं है? नहीं है। और नहीं है तो क्या मैं कम को बुला दूं? यस, बुला लेते हैं कम को। डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, इज इट जीरो? तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा के बराबर माइनस डेल्टा यू हो गया एक तरह से कम। ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल।
काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर क्या माइनस क्यू इंटू डेल्टा वी लिखा जा सकता है इसको? समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूं मैं? पता लग रहा है? और शुरू में दोनों रेस्ट में थे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बन रहा है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस क्यू इंटू डेल्टा वी बन रहा है ये। यस। अब आपने अगर काइनेटिक एनर्जी मांगी है तो मैं इसको प्रोसेस करता, आप तो शायद रेशो मांग रहे हो, तो आइए काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 का रेशो माइनस चार्ज क्या है Q, कोई पीडी डेल्टा वी, नीचे माइनस चार्ज क्या है 4Q और पीडी अलग की सेम पीडी दोनों को सेम पीडी से गुजारा, चार्ज अलग अलग है, क्या रेशो तैयार है? 1/4। बुक्स में कई जगह इन क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी का रेशो की बजाय स्पीड का रेशो मांगा गया है। स्पीड का रेशो चाहिए तो क्या एक कदम आगे बढ़ जाए? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हो ना, और दोनों का मास तो सेम है, तो शायद आप समझ गए होंगे। मैं लिख ही देता हूँ इसको भी, हाफ एम वी वन स्क्वायर और हाफ एम वी टू स्क्वायर लिख रहा हूँ जानबूझ करके। ठीक है, तो आप समझ गए हैं V1/V2 कितना होगा बच्चों? 1/2। तो हमें देखना है कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो मांग रहा है कि स्पीड का रेशियो मांग रहा है, और क्या मुझे वाकई में कम लगाने का अधिकार था? यस। क्योंकि इस पूरे केस में पार्टिकल्स को मैं नहीं चला रहा हूँ भाई साहब, मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया बाहर से, मैंने बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, वर्क भी नहीं किया। जो भी मूवमेंट हो रहा है वो मेरी वजह से नहीं है। क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया है? यस, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया, यानी कि सिस्टम के अंदर ही सब कुछ चल रहा है, अपना कोई रोल नहीं है, इसीलिए किसको बुलाया? कम को बुलाया, और ये प्रोसेस करेंगे। कंफर्टेबल? तो ये था कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में वेरियस प्रोफाइल क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन इसमें किसी का? कुछ भी पूछने की स्थिति में नहीं है? हाँ? ठीक है भाई, क्वेश्चन जो है मुझे लगता है दो स्थिति में नहीं पूछे जा सकते हैं। पहली स्थिति कि सब समझ में आ जाए, और दूसरी स्थिति की हाँ और मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं अपने को खुश होने के लिए मान लेता हूँ कि सब समझ में आ रहा होगा इनको। क्या मैं ऐसा मान सकता हूँ? क्या मैं ऐसा मान सकता हूँ? वेरी गुड। कौन बोल रहा है? कौन है बे? घनश्याम है? चलिए, अब इस चैप्टर में अपने पास एक मेन टॉपिक बचा हुआ है, केवल डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाने के लिए मुझे पूरा 1 आवर चाहिए, तो उसको मैं अगले लेक्चर में शुरू करूंगा। लेकिन इस चैप्टर में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बचे हुए हैं, मैं उनको अभी करूंगा। ठीक है ना? टाइम बचा हुआ है तो मैं उनको अभी सॉल्व करूंगा। कुछ लोग घड़ी देख रहे हैं और मैं उनको उल्टा लटका दूंगा। अभी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो कर लेते हैं। ठीक है, चलो। एक कहानी हमारे सिलेबस में, बड़ी कोई लिक्विड की ड्रॉप है, अगर वो टूट करके बहुत सारी छोटी ड्रॉप बना दे, या छोटी ड्रॉप्स मर्ज होकर बड़ी ड्रॉप बना दें, तो छोटी और बड़ी के रेडियस में रिलेशन, चार्ज में रिलेशन, इलेक्ट्रिक में रिलेशन वो रहेगा। 2021 में क्वेश्चन भी था शायद। तो एक कहानी सुना रहा हूँ आपको, एक थी छोटी और एक थी बड़ी। आइए, डोंट टेक इट पर्सनली, ये सब ड्रॉप्स की बात हो रही है। बिग ड्रॉप और एन स्मॉल ड्रॉप्स, एक थी बड़ी और एक थी छोटी। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। और आप देख रहे हैं मैंने रिवर्सिबल का सिंबल लगा, इसका मतलब जो भी रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे वो दोनों केस में वैलिड रहेंगे। छोटी ड्रॉप से बड़ी ड्रॉप बने या बड़ी से छोटी, जो रिलेशन होंगे दोनों में वैलिड रहेंगे। तो पहले लिस्ट बना के आपको देता हूँ, कुछ 5-6 रिलेशन है, वो कैसे आए हैं, उनको कैसे यूज करना है, वो सब भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ओके। लिस्ट बना लीजिए आप लोग, फिर चर्चा शुरू करते हैं। रेडियस आर बड़ी, दैट इज n पावर 1/3 आर छोटी। सेकेंड, क्यू बड़ी, चार्ज क्यू बड़ी इज n टाइम्स ऑफ क्यू छोटी। बड़ी बोले तो बड़ी बूंद और छोटी बोले तो छोटी बूंद। मैं थोड़ा देसी में लिख दिया, आप चाहें तो बिग और स्मॉल लिख लेना। थर्ड थर्ड सिग्मा बड़ी, भावुक ना हो, ये सब ड्रॉप्स के बारे में बात चल रही। कुछ लोग पर्सनल लाइफ में जा रहे हैं, ये आपके बारे में नहीं है, आप तो बस लिखते रहो। यस, सिग्मा बड़ी, सिग्मा चार्ज डेंसिटी, दैट इज n पावर 1/3 सिग्मा छोटी। फोर्थ, ई बड़ी, n पावर 1/3 ई छोटी। फिफ्थ, C4 कैपेसिटेंस होता है, मैंने अभी पढ़ा नहीं आप लोगों को, लेकिन ये रिलेशन काम आएगा। C बड़ी, दैट इज n पावर 1/3 C छोटी, कैपेसिटेंस के बारे में वहां पे आ जाएगा। सिक्स, पोटेंशियल V बड़ी, n पावर 2/3 V छोटी। एक थी बड़ी, एक थी छोटी। ये जो घनश्याम बीच में बोल रहे हैं वो ध्यान दें। नहीं, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चे हैं। एकदम डायरेक्ट नहीं बोल सकते ना, ठीक है।
बच्चे हैं, थोड़ा समझा दिया जाए, नहीं मानेंगे तो फिर जो घनश्याम बीच में बोल रहे हैं, अगर नहीं मानेंगे तो फिर मैं छील दूंगा। हाँ जी, अब इनका रीजन समझते हैं। 20 बजी है क्या? हाँ ये बात है। ये कहानी में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। बोले हाँ यार, एक थी छोटी एक थी बड़ी। नहीं, बना 2 घंटे बने के बाद आपको लगता है बस हो गया, अपने आप नहीं पढ़ना है, लेकिन ये कहानी में बोले लग रहा है अच्छा है, इधर स्कोप है। हाँ बोलूं? चलो ये रहेगा। और देखो ना, मैंने चार्ज का रेशियो शायद ऐसे ही लिख दिया ना, चार्ज तो कंजर्व रहता है ना। मान लो 10 रो पे हैं, सबके ऊपर 1-1 कूलम चार्ज है, तो बड़ी रो पे कितना चार्ज होगा? 10 कूलम। तो चार्ज का तो मैंने ऐसे लिख दिया है, और बाकी जो रिलेशन है वो आपको याद होने चाहिए। और याद करने का सिंपल तरीका आपको दिख रहा होगा शायद। शायद सब में n⁻⅓ आ रहा है सिवाय पोटेंशियल के। तो एक एक्सेप्शन टाइप, सब में n⁻⅓ है, पोटेंशियल में क्या आ रहा है? नहीं नहीं, चार्ज को तो याद ही मत करो, तो अलग होगी एक तरह से। चार्ज तो वही रहेगा। सब में n⁻⅓ आ रहा है सिवाय पोटेंशियल के। पोटेंशियल में क्या चल रहा है? n⁻² चल रहा है। और ये कैसे आए हैं अगर आपको जाना तो वो भी जान लीजिए। पहली बात, लिक्विड ड्रॉप तो स्फेरिकल होती है ना, और इनको हम क्या कर रहे हैं? कंडक्टिंग स्फीयर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर नहीं, कंडक्टिंग स्फीयर। तो लिखो ना, पॉइंट बना के लिखो कि इक्विवेलेंट टू कंडक्टिंग स्फीयर, इक्विवेलेंट टू कंडक्टिंग स्फीयर। तो अब मैं आपको बता सकता हूं कि ये फॉर्मूला कैसे आए हैं। इक्विवेलेंट टू कंडक्टिंग स्फीयर मतलब हम इनको कैसा मान रहे हैं? कंडक्टिंग स्फीयर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब आ जाओ। तो इस ये मैंने आपको इसलिए बताना है, कभी एग्जाम में आप भूल भी जाए कि यार क्या था, कंफ्यूजन आ जाए, तो खुद बना के देख सकते हैं। कंडक्टिंग स्फीयर का फॉर्मूला से बन जाएगा। कैसे? आइए, सबसे पहले कुछ भी बने वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना। यस, वॉल्यूम सेम करता हूँ। बड़ी का वॉल्यूम ये हो जाएगा, एंड दैट इज n टाइम्स ऑफ छोटी का वॉल्यूम। क्या ये हो जाएगा? तो आप देखिए यहाँ से r³ कितना हो गया? n r³। तो बोलो r बराबर क्या हो गया? n⁻⅓ और क्या स्मॉल आ रहा है? यस, ये आया है। चार्ज के लिए तो कुछ करना ही नहीं होता, आपको डायरेक्ट याद है। तीसरा सिग्मा, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है बच्चे? क्या Q/4πr²? स्फीयर के बारे में सोचिए, कंडक्टिंग स्फीयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी Q/4πr²। एन के साथ रिलेशन चाहिए, क्यू का एन के साथ क्या चलता है? एन। और नीचे रेडियस का एन के साथ क्या चलता है? n⁻⅓ और उसका स्क्वायर। रेडियस में क्या चलता है? n⁻⅓, और नीचे रेडियस है कि रेडियस का स्क्वायर है? n⁻⅓ का स्क्वायर। क्या नीचे n⁻⅔ बन जाएगा? ऊपर n⁻Ⅰ, नीचे n⁻⅔। इज इट n⁻⅓? तो देखो मैंने सिग्मा में आपके लिए क्या लिखा? n⁻⅓ लिखा। आगे बढ़ो। इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ाया था? याद है? वैसे तो k⁻r² भी होता था, उससे भी आ जाएगा, लेकिन शायद आपको याद है मैंने बोला था किसी भी शेप के कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहेगा। याद आ रहा है? तो बोलो, क्या सिग्मा जैसा? तो बोलिए, क्या n⁻⅓? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आ रहा है? देखो n⁻⅓ आ रहा है। समझ में आ रहा है? और आइए, कैपेसिटेंस। एक कंडक्टिंग स्फीयर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मैं आपको कैपेसिटर वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। C बराबर होता है 4πε0 इंटू रेडियस। ये फॉर्मूला क्यों है, कैसे है, क्या इसके मीनिंग है, कैसे आया, मैं सब वही बोलूंगा, यहाँ नहीं बोलूंगा। आर रेडियस के स्फीयर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4πε0 इंटू रेडियस। तो बच्चे प्रोपोर्शनल टू रेडियस, और रेडियस प्रोपोर्शनल टू, तो बोलिए कि कैपेसिटेंस में n⁻⅓ आना चाहिए था। यस, आगे बढ़ो। पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या लिखते थे गोले का? k⁻r। बोलिए, क्यू में क्या चलता है? n, और r में n⁻⅓, n⁻⅓, ऊपर n⁻Ⅰ, नीचे n⁻⅓, क्या काट के कितना हो जाएगा? n⁻²। तो मेरी सजेशन आपको ये है, आप इनको याद तो कर ही रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर कभी एग्जाम में भूल चूक लगे, कंफ्यूजन लगे, तो साइड में कंडक्टिंग स्फीयर का फॉर्मूला लिख के खुद भी बना सकते हैं। मुझे लगता है सिर्फ आपको ये याद होना चाहिए। अगर आपको सिर्फ ये इतना सा याद है ना, क्या फॉर्मूला बन जाएगा? चार्ज में n चलता है और रेडियस में n⁻⅓ चलता है। अगर इतना सा भी याद कर लिया तो जरूरत पड़ने पे खुद भी बना सकते हैं, और इससे आप आंसर कर लेंगे। कर लेंगे। चलिए, इसके सवाल वगैरह अपन अगली क्लास में देखते हैं, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे डाइपोल। आप लोगों ने मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ा हुआ है ना? मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल है उसी का जेरोक्स क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ के आइए, मैं आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाऊंगा। थैंक यू।